या प्लीज आइए। तो मीनाक्षी जी प्लीज हमें अपने बारे में कुछ बताइए। Sir, my name is Meenakshi. I am from Haryana but currently living in Chandigarh. Come to my educations. I have completed my bachelor degree from Kushetra University. And then I completed my master degree also from Kushetra University. I done B.Ed from Maharishi Dayan University, Rohtak. I belong to a nuclear family. We are 4 members in our family. My hobbies is gardening. That's all about me. एज ए टीचर टीचर है ना, हाँ तो हर जी, एक टीचर की भी स्ट्रेंथ या वीकनेस होती है, हाँ जी। कमजोरी या मजबूत पक्ष दोनों होते हैं। हाँ जी। तो आपका सबसे कमजोर पक्ष आपके हिसाब से है कोई एज ए टीचर? सर इमोशनल कह सकते हैं, इमोशनल पर्सन हूँ मैं सर। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर पे अगर हम बात करें हाँ तो जी, एक पार्टी में ना 66 हैंडशेक्स हुए थे, 66 बार हाथ मिलाया गया था 66 टाइम। हाँ जी। कितने बंदे होंगे इस पार्टी में आपके हिसाब से? अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसी भी कर सकते हैं। सर 66 टाइम हैंडशेक तो 33 होने चाहिए सर। क्या कितने 65 हो बंदे सकते होंगे? हैं? आंसर शुड बी 65 हो सकता है, जो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। पार्टी में? ऐसे तो 66 भी हो सकते हैं सर, इंडिविजुअल अगर हम एक दूसरे से अलग अलग मिलाएं तो हाथ। नहीं, हैंडशेक तो एक ही काउंट हुआ ना। मैंने आपसे एक बार मिला लिया, हम दोनों का एक हैंडशेक हो गया। हाँ जी, सपोज हम सारे पार्टी में, मैंने इनके साथ मिलाया, एक हैंडशेक भी हो गया, हाँ जी। उनके साथ मिलाया, एक हैंडशेक। 65 हो सकते हैं सर। 66 हैंडशेक्स हैं, कितने बंदे हैं पार्टी में? अगर कोई फॉर्मूला है आपके दिमाग में तो मुझे बस फॉर्मूला ही बता दो, छोड़ो। सर फॉर्मूला तो नहीं। कोई बात नहीं। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? जीरो फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है सर। क्यों होता है? ये एक्सप्रेशन से आता है, जैसे हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन करते हैं, हमारे पास फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट होती है। तो n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, n-1 n-2। अगर वहाँ पे हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो इधर वाले तो सारे क्या हो जाएंगे 0, मतलब 1 रखेंगे, इधर वाले 0 हो जाएंगे, बट इधर वाला क्या होगा 1, इसलिए 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1। ओके, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। प्लस में एक चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइंस, क्या है इस चैप्टर में? थोड़ा शॉर्ट में बताओ, स्ट्रेट लाइंस में क्या सर हम वहाँ पे हमारे पास जैसे कोई 2 डायमेंशनल स्पेस दिया होता है, उसमें हमें पॉइंट दिए होते हैं, हम वहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे स्लोप ऑफ लाइन होता है, हाँ स्लोप जी। ऑफ लाइन क्या है ये? स्लोप मतलब हमारे पास कोई टेंजेंट गिवन है तो टेंजेंट का हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, हम यानी उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमें इक्वेशंस दी होती है उसका, उसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद इसमें कुछ इक्वेशंस होती हैं। हाँ जी, कौन कौन सी होती है? अलग अलग तरह की इक्वेशन होती है। जब हम जैसे हमें स्लोप गिवन हो और कोई पॉइंट गिवन हो तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उसकी इक्वेशन अलग होती है, y माइनस वाई 2 डिवाइड बाई x माइनस एक्स 2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है। और जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं n प्लस 1 में हाँ है जी, ये, हाँ तो जी। क्या क्या कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं? सर वैसे तो +2 में है जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, जो मेंस है, लेकिन इसमें हम कई तरह के फंक्शंस वैसे पढ़ते हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शंस, इस तरह के कई तरह के फंक्शंस पढ़ते हैं +1 में। लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का वो +2 वाले चैप्टर में है। ठीक है। जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं क्या होता है पोलिनोमियल फंक्शन? पोलिनोमियल्स सर एक इक्वेशंस होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, उसकी a नोट x की पावर n प्लस a1x, वहां से हम इक्वेशंस बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसेस, क्या है बाइनोमियल थ्योरम? सर बाइनोमियल थ्योरम में एक एक्सप्रेशन है जिसको हम 2 के टर्म्स में लिखते हैं, जहाँ पे हम किसी भी एक्सप्रेशन जो हमें 2 के टर्म्स में दिया हो उसको हमें एक्सपेंड करना हो, उसको बाइनोमियल थ्योरम। बताइए। 2 जैसे हमें x प्लस वाई की पावर है, उसकी हमें कोई भी हाईएस्ट पावर दी हो, लेकिन हाईएस्ट पावर को ऐसे कैलकुलेट करना तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा, तो हम उसको सिंपली वे में कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो बाइनोमियल थ्योरम है वो एक फॉर्मूला प्रोवाइड करवाती है, nc नोट x की पावर n, ऐसे वाला जैसे एक्सप्रेशन है ना, a प्लस b की पावर हमें n दी है, a प्लस b रेज टू 5 है, तो आप कैसे 5 है, तो उसको ऐसे 5c नोट a की पावर 5b नोट प्लस 5c1 a की पावर 4b1, ऐसे उसको हम एक्सपेंड करेंगे। 5c नोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप? 5c नोट की सर कॉम्बिनेशन में पड़ा है, 5c नोट का फॉर्मूला होता है
5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 Okay. फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 0 ठीक है, फैक्टोरियल। ठीक है। तो जो मैथ्स है, मैथ्स काफी बोरिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं कई हाँ बार। जी। ये बोरिंग क्यों हो जाते हैं? सर बोरिंग तो नहीं है, जिसको समझ आता है उसके नहीं, लिए तो जिसको आता है बहुत, उसके लिए नहीं, जिसको नहीं आता उसके लिए बोरिंग होते हैं। मुझे तो नहीं लगता सर बोरिंग। तो आप बच्चों को लगेगा तो आप कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे? सर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा के ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मतलब बोर्ड्स पे जैसे आजकल तो बहुत सारे क्यूब हैं, हम जैसे क्यूब को ऐसे बोर्ड्स पे नहीं समझा सकते, बट उसको 3 डायमेंशन वाले जो फिगर बोर्ड्स आते हैं उस पे उसको अच्छे से रिलेट करवा के हम पढ़ा सकते हैं क्यूब को, उसकी फिगर बना के। ये तो मैं वैसे कहती है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। हाँ, उसमें पर बता reality के। में तो जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा होता है, नहीं पढ़ रहा होता, उसको टीचर बाहर कर देता है। हाँ, और है भी ठीक, इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाओ ना, इनको बाहर कर दो, सही है। क्यों ऐसे इतना मसला करना? आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? नहीं। अगर 30 बच्चों की क्लास है हाँ जी। और उसमें से सपोज 2 ऐसे हैं जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, हाँ खुद जी। ही नहीं पढ़ रहे, दूसरों को भी नहीं पढ़ने दे रहे, हाँ जी। कुछ ना कुछ करी जा रहे, कुछ ना कुछ करी जा रहे, हाँ तो जी। उन 2 के चक्कर में आपको एक तो अपना पूरा सारा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। कुछ आप कह रहे हो इंटरेक्टिव डालो, नहीं, फिर सर टीचर की 2 को क्लास से बाहर करो, वो करते रहेंगे अपना, क्योंकि उन्हें कुछ करना तो है। नहीं सर, ऐसे नहीं, क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब बच्चों के लिए इक्वल है ना सर, उनको तो बाहर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो क्या करोगे फिर आप? तो उनको भी उनके उनके उस पे जाके बेस पे कि कहाँ के लेवल पे उनको समझ आ सकता है, तो उनको उसी बेस पे समझाएंगे सर। क्लास में अगर हम ऐसे करेंगे तो सिलेबस फिर कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी, स्लो नहीं हो जाएगी? नहीं, सिलेबस तो सर उनको भी मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा उनको कुछ टाइमिंग दे के, या फिर एक्स्ट्रा पीरियड सर प्रिंसिपल मैम से बात करके ऐसे कर सकते हैं सर। ऐसे तो नहीं है कि भाई फिर मैं सर उनको पूरी क्लास को छोड़ के सिर्फ 2 ही बच्चों पे अटेंड करूँ, अच्छा, ऐसा भी नहीं है, बट मेरे को सब बच्चों को साथ लेके चलना है सर। continue। ठीक है। तो डेमो प्रिपेयर किया आपने? हाँ, मतलब कोई भी करवा सकते हो सर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर मैं assume as my student, यस। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? सो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आप सबने नंबर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, हमने जूनियर क्लासेस से हम क्या है नेचुरल नंबर, होल्स नंबर्स, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कभी हमें ऐसा लगा कि हमें इन नंबर से आगे भी चल के किसी और नंबर्स की नीड है? भाई किसी मैथमेटिक प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए ऐसा लगा कि रियल नंबर से जाके भी हमें किसी प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन की जरूरत है, किसी नंबर की जरूरत है जो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम बैक में चलते हैं। हमने क्या चैप्टर पढ़ा? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा हुआ है पीछे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? 1x² + bx + c = 0, ठीक है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमने, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं, b² - 4ac, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको d से डिनोट करते हैं। जब ये हमारी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो हमारे पास क्या बनते हैं? रियल रूट्स बनते हैं, ठीक है। जब ये d की वैल्यू लेस देन मतलब इक्वल टू 0 हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? इक्वल रूट्स बनते हैं, रियल रूट्स और इक्वल। जब ये हमारी d की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ पे हमने पढ़ा था तब कि नो रियल रूट्स, हमने ये चीज पढ़ी थी तब कि वहां पे कोई रियल रूट्स नहीं बनते, बट ये नहीं कहा था कि उसके रूट्स नहीं बनते, बट क्या है सिर्फ रियल रूट्स नहीं बनते। तो यहाँ से हमारे पास हम पहले नंबर्स को जान लेते हैं। पहले हमारे पास क्या आया था? नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा इसमें 0 तो है नहीं, उसमें हमने 0 इंक्लूड किया, तो ये बन गया हमारा होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद अब हमारे पास सिर्फ क्या है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है, तो हमने नेगेटिव नंबर्स के बारे में सोचा कि नेगेटिव नंबर्स भी होने चाहिए, तो ये हमारा इंटीजर बन गया। फिर हमने सोचा कि पॉजिटिव भी हो गए नेगेटिव भी हो गए, बट p/q की फॉर्म में जो हम रैशनल नंबर्स लेते हैं, मतलब इसको बोलते हैं रैशनल। अब इस रैशनल के बाद भी हमारे पास बहुत सारे नंबर्स रह जाते हैं, जैसे √2 पाई, जो टर्मिनेट नहीं होते, जिनका हम वैल्यूज निकालते रहते हैं, ठीक है। अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स।
अब हमारे यहाँ पे फिर प्रॉब्लम अटक गई कि ये वाली सिचुएशन हमारी रियल नंबर से तो सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -1, यानी क्या आएगी, तभी लेस देन 0। तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर्स। तब हमारे पास क्या आया, इमेजिनरी नंबर्स। और जो ये इमेजिनरी और रियल नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में डिफाइन करें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, और नंबर्स इस फॉर्म का जो नंबर्स होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, z से, a प्लस आयटा b इज इक्वल टू z, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं, और आयटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। नहीं टॉपिक तो आपने अनाउंस किए ही नहीं। रियल नंबर्स और इमेजिनरी चलो, नंबर्स को बैठ- मिला बैठ के जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। हाँ, आइए। चैप्टर 3 होता है क्लास +1 में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे डिग्री मेजर होता है एक और रेडियन मेजर होते हैं। क्या होते हैं ये? सर ये हमारे पास बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स में एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो एंगल की मेजरमेंट करते हैं। तो ये एंगल्स को मेजर करने की यूनिट्स होती हैं। एक हम एंगल्स को डिग्री मेजर में मेजर कर सकते हैं और एक रेडियन मेजर में। ये 2 यूनिट्स होती हैं सर। ठीक है सर। कोन्स के बारे में कुछ बताएंगे हमें? कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स। यस सर, कोन्स कि हम वो कर सकते हैं, जैसे हम कोन्स को कोई प्लेन डिवाइड करता है तो उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करता है, वो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल में। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराबोला एंड हाइपरबोला? सर पैराबोला जब हमारे पास जो उसको एलिप्स प्लेन उसको कट करता है ना सर, वो एंगल के हिसाब से कट करता है। तो जो एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होगा तो पैराबोला बनेगा, अगर जो 90 के इक्वल होगा तो हाइपरबोला बनेगा सर। अच्छा, ठीक है। अब जैसे आपका डेमो भी हो गया प्लस सब्जेक्टिव भी हो रहा है, कुछ मैं आपको 2-3 सिचुएशनल क्वेश्चंस भी ये पूछना चाहूंगा। हाँ जी सर। जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अकॉर्डिंग टू यू हाँ जी आप मैथ्स को इंटरेस्टिंग और फन करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज करें? व्हाट टेक्निक्स यू विल अडॉप्ट टू मेक मैथ्स एज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स? सर, बोर्ड्स पे ही पढ़ा सकते हैं उसको इंटरेस्टिंग तरीके से। और क्या टेक्निक्स यूज करेंगे आप? टीचिंग लर्निंग मेथड्स में से आप क्या यूज करेंगे जिससे कि द सब्जेक्ट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स? सर जैसे मैं किसी शेप्स के बारे में पढ़ा रही हूँ तो बच्चों को शेप्स लाके उसके दिखाना, विजुअल एड्स का मतलब हाँ आप use विजुअलाइज करना कर चाहते देना हैं उनको भी ये वाली सामने- शेप है। ओके। या फिर कुछ और ट्रायंगल्स के बारे में तो उनको ट्रायंगल की शेप दिखाना, या फिर ट्रायंगल ड्रॉ करना, ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं सर, ऐसे ही कर सकते ओके। अकॉर्डिंग टू यू हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर? एक गुड टीचर को क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर गुड टीचर में फ्रॉम द मैथ्स पर्सपेक्टिव, हमें वो जनरल क्वेश्चन नहीं सुनना है that we have heard a lot, we know about that. हाँ We जी। are talking about the qualities of a good maths teacher. जब हम बोलते हैं ना कि यार मैंने उधर भी सर- कोचिंग ली, वहां पर भी सिखा, लेकिन ये टीचर का जो पढ़ाने की जो स्टाइल है, सर उसके अपने सब्जेक्ट में कमांड ही सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और वो उसका मतलब अपने सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसको बच्चों को अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी समझ सके अभी मुझको इसी टीचर से पढ़ना है। ओके हाँ जी ओके ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पैनल हाँ जी कि नाउ वी हैव बीन इंटरव्यूइंग मेनी कैंडिडेट्स सिंस मॉर्निंग, बट हाँ वी वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन ऑफ पीजीटी मैथ्स। हाँ जी So you have to convince us in next 30 seconds why we should hire you for this position. सर एक मेन तो सर सब्जेक्ट की नॉलेज ही है, क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है और मैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, और मैं अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए अपनी विल और स्किल से हर एक मतलब हर काम कर सकती हूँ सर। 100% देने की कोशिश करूंगी अपना। मीनाक्षी मैडम, कंपेयर टू जो हमारे पहले के जो पैनल इंटरव्यूज और अभी जो पैनल इंटरव्यूज हाँ हम जी। देख रहे हैं, तो ग्राफ आपका इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा है। पहले जो मैं देखता था कि आपका नर्वसनेस और ये हो जाना, हाँ जी अब वो थोड़ा अभी यू हैव ओवरकम दैट प्रॉब्लम। एक होता है कि मेरी वो प्रॉब्लम है, समस्या है, डिफिकल्टी है, हाँ बट जी इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या करें, तो वो दिख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो और उसको आपने काफी हद तक ओवरकम किया है। जैसे सर ने भी कहा था, थोड़ा इंट्रो थोड़ा ऐसे लगा कि थोड़ा ऐसे मतलब बोलते ना एकदम मैंने याद करके आया और एकदम से मैंने बता दिया। आप याद करके जो लो, लेकिन प्रेजेंट ऐसा करो कि वैसे लगना नहीं चाहिए, एक एक पॉइंट्स को धीरे धीरे। तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जो मैम आंसर्स जब देते हैं ना, आप बहुत फास्ट दे रहे हो, टू फास्ट, यू गो टू फास्ट। मतलब ये- डेमो भी देने के टाइम पे मैंने ऑब्जर्व किया कि
यू आर इन अ हरी, मतलब ऐसा लगता है कि कोई बस पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है, पता नहीं क्या है, बट इट लुक्स लिटिल बिट फास्ट है सर, मुझे भी लगता है ये चीज, है ना ऐसा। और बट मैथ्स से कोशिश ऐसा, भी करती हूँ। मैं मैथ्स के लिए ना इट रिक्वायर्स, जैसे आपने कहा ना कि सब्जेक्ट पे कमांड नॉलेज, आई पर्सनली फील कि पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स को आपको बहुत धीरे धीरे, क्योंकि आपको लगेगा यार मैंने तो बेस्ट पढ़ा दिया, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा, बट हो सकता है कि उसको नहीं समझ, तो आपको थोड़ा सा वो स्पीड पे ये करना होगा। ठीक है सर। बाकी वॉइस कॉन्फिडेंस वगैरह ठीक था, डेमो का ओपनिंग ठीक था मैडम, लेकिन डेमो में कुछ जो थोड़ी बेसिक जो गलतियां हुई है, अब आपने इतने डेमोज और इतने ये करने के बाद आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं होता है, दीज आर द बेसिक्स। जैसे क्लास का परमिशन आपने लिया, फाइन, हमारा टॉपिक आपको इन्होंने याद कर दे कि टॉपिक तो लिख दीजिए, वो नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर ओपनिंग द टॉपिक, अपने टॉपिक ओपन करने के लिए इतना अच्छा एग्जांपल या यू स्टार्टेड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स, वहां से आप इमेजिनरी नंबर्स तक गए, सब कुछ किया। सो टुडे आवर टॉपिक इज, और सेकंडली ax² + bx + c का भी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे बहुत फास्ट लगा मैडम, थोड़ा आप थोड़ा सा पेस को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, देखिए और अच्छा हो जाएगा वो। ठीक है। बाकी जनरल क्वेश्चंस का वगैरह तो आपने अच्छी तरीके से दिया है, बाकी ओवरऑल ठीक था। इम्प्रूवमेंट है, आप कर रहे हैं अच्छा, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ आपको, तो ये चीजों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो और अच्छा हो जाएगा मैम। बाकी आपका लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर, बट ये चीजों पे थोड़ा सा ये देखिएगा सर। ठीक है। ठीक है, जैसे सर ने बोला ना इम्प्रूवमेंट है, तो इम्प्रूवमेंट सच में मेरे को भी दिख रहा है आप में, काफ़ी सीरियसनेस भी आ गई थोड़ा अब आप में कि दिन है 15 को आ गया, अब तो 15 की तारीख भी आपको याद होने लगी है। और ये क्वेश्चन हम बार बार पूछते हैं कि वाई शुड वी सेलेक्ट यू, वाई शुड वी हायर यू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन केवी में जब आप सुटेबिलिटी फॉर दिस पोस्ट देखोगे ना, एक परफॉर्मा भरोगे, वहां पर ये होगा आपके लिए, और ये से क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन हम बार बार इसलिए पूछते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इस पे थोड़ा सा आपने अच्छे से बनाना है, वो हम करेंगे उस पर काम भी कि कैसे हमने परफॉर्मा भरना है, क्या क्या चीज़ें उसमें हमने भरनी है, क्योंकि हमारा इंटरव्यू उसी के बेस पे होना है। तो वो चीज़ें ठीक था मैम आपका ओवरऑल। मेरा भी सिमिलर फीडबैक है।